हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो आपको हायर स्टडीज करने में हेल्प करता है। हम बात कर रहे हैं आईसीआर के जेआरएफ एग्जाम की, जिसको हम AIEEE पीजी एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम जो कि बीएससी के बाद कंडक्ट किया जाता है और एमएससी के लिए कंडक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आईसीआर पीजी एग्जाम है क्या, या फिर आईसीआर का जो जेआरएफ एग्जाम भी जिसको बोल देते हैं, या फिर ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट फॉर एग्जामिनेशन जो है वो क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसका पर्पस क्या है, एडमिशन कहाँ मिलता है, कितनी फेलोशिप मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कोड कौन कौन से, किस सब्जेक्ट के लिए आप एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, कहाँ कंडक्ट होता है, कब कंडक्ट होता है, और काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। ये सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। अगर आप अभी बीएससी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको फ्यूचर में एमएससी करनी है या हायर स्टडीज करनी है, तो ये एग्जाम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम है। आप अभी से ही इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब क्यों ये एग्जाम आपके लिए अच्छा रहेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी आप बीएससी कर रहे होते हैं, आपके माइंड में एक ही चीज चलती है कि जल्दी से मेरी स्टडीज कंप्लीट हो और मैं जॉब पे लग जाऊं। तो ये जो एग्जाम है ना, ये आपको हेल्प करता है किस तरह से। एक तो आपकी स्टडीज भी चलती रहेंगी, लेकिन साइड बाय साइड ये एग्जाम देता है आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस, जहां पे आपको महीने में कुछ अमाउंट मिलता है स्कॉलरशिप का, जिससे आप आराम से अपना खर्चा चला सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और आपके जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं उनको भी कवर कर सकते हैं। और करना क्या पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ जिस एग्जाम में आपने ये देना है उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और ये एग्जाम देना पड़ेगा। अब जानते हैं सब कुछ इस एग्जाम के बारे में कि क्या एग्जाम है, क्या पर्पस है, कैसे होता है, क्या एग्जाम पैटर्न है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अभी के सेशन में। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं आईसीआर पीजी एग्जाम है क्या। ये एक ऐसा एग्जाम है जो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। इस एक एग्जाम को देखें, आप पूरे देश में कहीं से भी अपनी हायर स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, अच्छे रैंक को लाते हो। कौन इसको कंडक्ट करता है? कंडक्ट करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करता है। और ये क्या करता है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अभी हम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स की बात कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो करना चाहते हैं उनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और बेसिकली इस टेस्ट के थ्रू आप आईसीआर से एक्रेडिटेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम का पर्पस क्या है। इस एग्जाम का पर्पस है कि एमएससी के लिए एडमिशंस के लिए अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करना, उन्हीं बच्चों को कुछ फेलोशिप देना, जब तक उनकी पढ़ाई चलेगी तब तक उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, जब तक उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन चलेगी। और इसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रमोट करना और हायर एजुकेशन को प्रमोट करना इंडिया में, ये इस एग्जाम का क्लियर पर्पस है। अब बात करते हैं कि आपको एडमिशन कैसे मिलता है। अब ये जो आपका एग्जाम है ना, इसमें ना दो टाइप की यूनिवर्सिटीज आती हैं। एक होती है स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और दूसरी होती है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। तो जो भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो 30% सीट्स होती हैं वो इस एग्जाम के द्वारा फिल की जाती हैं। और जो भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें 100% सीट्स इस एग्जाम के द्वारा फिल की जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली दिया गया है कि जितने भी आपकी 100% सीट्स हैं, जो भी आईसीआर की डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें इसके थ्रू फिल की जाती है। एक और चीज यहाँ पे है कि एक स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो एक स्टेट से 40% से ज्यादा कैंडिडेट नहीं लिए जाते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो ये आपका यहाँ पे रहता है एडमिशन का फंडा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं। अब बात करते हैं कि जो भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और अच्छा रैंक लेके आते हैं, तो अच्छे रैंक वाले हम ले सकते हैं ऑलमोस्ट 30 से 40% जो सीट्स हैं उन बच्चों को आईसीआर देता है स्कॉलरशिप। कितनी स्कॉलरशिप देता है? 12,640 पर मंथ। अब जिनके अच्छे रैंक्स आ गए, मान लो टॉप 50 में रैंक्स आ गए,
तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको 12,640 रुपए मिलेंगे प्रति माह, हर महीने। इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप भी यहां पे मिलती है, विच इज नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप में आपको 5,000 रुपए मिलते हैं पर मंथ। तो एक तो है जो बिल्कुल टॉप रैंकर आ रहे हैं, टॉप मोस्ट, उनको मिल रहा है अराउंड 12,500 रुपए। और जो आपके दूसरे रैंकर्स हैं, जो उतनी टॉप पोजीशन पे नहीं आए, फिर भी उन्होंने उसके थ्रू सीट ली, एडमिशन ली, उनको मिलता है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, जिसको हम एनटीएस बोल देते हैं, और ये होता है 5,000 रुपए। इसकी एक छोटी सी कंडीशन होती है क्या, कि आपको अपनी स्टेट में एडमिशन नहीं लेना है, डिफरेंट सिटी में आपको एडमिशन लेना है, डिफरेंट स्टेट में अगर मैं बोलूं आपको एडमिशन लेना है, डोमिसाइल में नहीं मिलता है ये। तो दिस इज नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, जहां पे 5,000 रुपए आपको पर मंथ देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि पैसों की बात तो हमने कर ली कि आपको असिस्टेंस मिल रही है, लेकिन क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, उस बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, क्या कि मिनिमम एज कितनी है, 19 साल है, और मैक्सिमम का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम 19 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आपकी बीएससी, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर में है या बीटेक हो, तो या रिलेटेड फील्ड से भी है एग्रीकल्चर से, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के टाइम तक आप पास हो जानी चाहिए, उसका प्रूफ आपके पास में रेडी होना चाहिए। और अगर आपने बीएससी में 6.6 ओजीपीए से ज्यादा स्कोर किया है, या मिनिमम आपका 6.6 है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और अदर कैटेगरी आप देख सकते हो उनमें अगर 5.6 ओजीपीए है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इस टेस्ट को दे सकते हो। तो तीन छोटी सी कंडीशंस है, क्या, बैचलर्स आपका होना चाहिए, दूसरा मिनिमम एज आपकी 19 साल की होनी चाहिए, तीसरा ओजीपीए का क्राइटेरिया है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि मैम हमने तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है, क्या हम एलिजिबल हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हो एग्जाम को देने के लिए, बस आपको रैंक अच्छा लाना है ताकि आपको सीट मिल जाए। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप ये एग्जाम देख सकते हो। अब देखो, आपका इंटरेस्ट है कि आपको किस एग्जाम में, किस कोड में एग्जाम को देना है। अगर आपको मास्टर्स करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको देखना पड़ेगा उसका मेजर कोड क्या है। आप सिलेबस में देखोगे अलग अलग कोड्स हैं, लगभग 20 के आसपास कोड्स हैं, जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कोड्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। आगे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अलग अलग कोड्स के अंदर क्या है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हॉर्टिकल्चर में देख लो, वेजिटेबल है, फ्रूट है, पोस्ट हार्वेस्ट है, फ्लोरिकल्चर है, प्लांटेशन है, एक्सेट्रा। तो क्या होता है, आप मेजर ग्रुप चूज करते हो। मेजर ग्रुप मान लो आपने चूज कर लिया यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, अब उसके अंदर बाकी के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इनमें से जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आप मास्टर्स कर सकते हो। तो आपको एग्जाम किस में देना पड़ेगा, किस ग्रुप में देना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर के ग्रुप में देना पड़ेगा, और उसके बाद में मार्क्स के बेसिस पे आप काउंसलिंग में अपना प्रेफर्ड सब्जेक्ट दे सकते हो कि आपको किस में एमएससी करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कोड्स ये हैं आपके सामने दिए गए हैं बिल्कुल स्क्रीन पे, कुछ कोड्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और कुछ कोड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो ये कोड्स हैं जिसमें आप अपना एग्जाम दे सकते हो। अब जब आप सिलेबस देखते हो इस एग्जाम का, तो एक दो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप मेजर ग्रुप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है जैसे कि प्लांट साइंसेस। तो प्लांट साइंसेस में आप देखो यहाँ पे दिए गए हैं सब सब्जेक्ट्स कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायो है, सीड साइंस है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। तो मुझे इस सब्जेक्ट में पेपर देने के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स और ये सारा सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है इसको फॉलो करना पड़ेगा। और इसी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ब्रीडिंग में अगर मुझे एमएससी करनी है जेनेटिक्स में, तो मैं इसमें एग्जाम दूंगी। अगर मुझे प्लांट पैथो में इंटरेस्ट है तो भी मैं यही एग्जाम दूंगी। लेकिन जो इसके अंदर सब सब्जेक्ट्स हैं वो मुझे सारे पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम देने के लिए। अच्छा, कोर्स की बात होगी, लेकिन ये पेपर होता कब है? तो पेपर होता है आपका एक बार साल में, यूजुअली जून टू जुलाई के टाइम पे, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल से मई के बीच में इसका आ जाता है। ऑलमोस्ट डिसिप्लिन्स की बात करें तो 20 के अराउंड यहाँ पे डिसिप्लिन्स है। सब डिसिप्लिन्स की बात करें तो 80 के अराउंड हमें सब डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं। जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको आईसीआर एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाती है कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, जितना भी है सब कुछ आपको आईसीआर की साइट पे मिल जाता है, एनटीए की साइट पे मिल जाता है बेसिकली।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जाम पैटर्न, तो मैंने पिछली बार का एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अटैच किया आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है कि कंडक्ट कौन कर रहा है, एनटीए कंडक्ट कर रहा है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मेथड होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं, और कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं, 120 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। हर एक एमसीक्यू की बात करोगे तो 4 नंबर का एक एमसीक्यू होता है। टोटल मार्क्स की बात करें 480 नंबर का टोटल पेपर होगा। मीडियम की बात करें, इंग्लिश में ये एग्जाम दिया जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे की ड्यूरेशन है या 120 मिनट की ड्यूरेशन है। यानी कि आपको जो पेपर है 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 में हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और टोटल जो मार्क्स हैं वो 480 मार्क्स होंगे और आपको 2 घंटे दिए जाएंगे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। हर सही आंसर के 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत आंसर का एक नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर कट जाएगा। तो हर एक रॉन्ग आंसर का क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पैटर्न हम समझ गए कि पैटर्न एग्जाम का इस तरह से रहता है। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। एक बार आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, तो आपके पास आएगा एक स्कोर कार्ड। अब उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप क्या करोगे, काउंसलिंग को फिल करोगे और वहां पे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी गई होगी और आपको यूनिवर्सिटीज में क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको कौन सा कोर्स प्रेफर करना है। अब सीट अलॉटमेंट कैसे होगी, रैंक के बेसिस पे कि कितना रैंक है आपका, क्या कैटेगरी है और कहां पे सीट क्या है अवेलेबल है, उस बेसिस पे आपको सीट का अलॉटमेंट हो जाता है। साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स की भी वहां पे वेरिफिकेशन होती है और अल्टीमेटली जब ये सब प्रोसीजर हो जाता है आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि आपको कहां पे अलॉटमेंट मिली है, सीट की किस यूनिवर्सिटी में मिली है। एक बार आपको सीट मिल जाएगी, उसके बाद में आपको पढ़ाई करनी है और साइड बाय साइड आपको सीट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो भी आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो ये है हमारा आईसीएआर का जेआरएफ एग्जाम, जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोल देते हैं, या फिर AIEEE पीजी एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम आपका पीएचडी के लिए भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे मास्टर्स वाला पूरा चीजें डिस्कस की हैं कि पीजी के लिए क्या पैटर्न रहता है, किस टाइप का एग्जाम रहता है। आई होप ये सारी चीजें अब आपको क्लियर है, पैटर्न क्लियर है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चीज के बारे में और जानना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।